इस एक्सप्लेनर में हम इसी पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चुना कैसे जाता है। आपने वोट तो दे दिया, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपका वो एक वोट आखिर देश का अगला प्रधानमंत्री कैसे तय करता है? ये प्रोसेस जितना कॉम्प्लेक्स लगता है उतना है नहीं। आइए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है लोकसभा से। इसे हाउस ऑफ द पीपल यानी जनता का सदन भी कहते हैं, और नाम से ही साफ है, ये वो जगह है जहां आपके चुने हुए नेता आपकी आवाज बनकर पूरे देश के लिए फैसले लेते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 543। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। हमारा पूरा देश इन्हीं 543 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज यानी संसदीय क्षेत्रों में बटा हुआ है, और हर क्षेत्र से आप और हम मिलकर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी चुनते हैं। यहां फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है, जिसका सिंपल सा मतलब है जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वही सिकंदर। और अब आती है बारी इस मैजिक नंबर की, 272। ये वो जादुई आंकड़ा है जिसे पाने के लिए सारी पार्टीज दौड़ती हैं। 543 में से जिस भी पार्टी या गठबंधन के पास कम से कम 272 एमपीज का सपोर्ट होता है, वही दिल्ली में अपनी सरकार बनाती है। इसी को कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन इतना विशाल आखिर करवाता कौन है? इस जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई की। चलिए अब देखते हैं कि ये ईसीआई काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी, आपके वोट गिने कैसे जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई की कहानी शुरू होती है 1950 में, और इसको सारी ताकत मिलती है सीधे हमारे संविधान से, आर्टिकल 324 से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत में ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, जिसके पहले कमिश्नर सुकुमार सेन थे। लेकिन 1989 के बाद इसे एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, जिसमें आज एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अब वो सवाल जिसे लेकर सबके मन में क्यूरियोसिटी रहती है, ईवीएम से वोट आखिर गिने कैसे जाते हैं। देखिए, ये प्रोसेस काफी ट्रांसपेरेंट होता है। काउंटिंग के दिन ईवीएम की कंट्रोल यूनिट को सभी पार्टी एजेंट्स के सामने खोला जाता है। सारी सील्स, सारे सिग्नेचर्स चेक किए जाते हैं, और जब सब सैटिस्फाई हो जाते हैं तब रिजल्ट का बटन दबाया जाता है। इतना ही नहीं, डबल चेक करने के लिए कुछ वीवीपीएटी की पर्चियों को भी ईवीएम काउंट से मिलाया जाता है। ओके, सो रिजल्ट्स आ चुके हैं, जीतने वाले जीत गए, पर पार्टी अभी शुरू नहीं हुई है। अब शुरू होता है सरकार बनाने का असली काम, जिसमें जीतने वाली पार्टी या गठबंधन अपना दावा पेश करता है। और यहां पर एंट्री होती है हमारे संविधान की। आर्टिकल 75 साफ साफ कहता है कि प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। कन्वेंशनली राष्ट्रपति उसी नेता को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करते हैं जिसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी का सपोर्ट हो। लेकिन पॉलिटिक्स हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती ना। तो सोचिए क्या हो अगर किसी भी एक पार्टी को वो मैजिक नंबर यानी 272 सीट्स ना मिले, तब क्या होता है? इसी सिचुएशन को कहते हैं हंग पार्लियामेंट या त्रिशंकु संसद। इसका मतलब है कि जनता ने किसी एक को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं दी है, और यही वो वक्त होता है जब इलेक्शन के बाद असली पॉलिटिकल नेगोशिएशंस शुरू होती हैं। यहां 2 शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है अलायंस और दूसरा है कोअलिशन। अलायंस, जैसे कि आपने एनडीए या इंडिया का नाम सुना होगा, ये चुनाव से पहले बनता है, जबकि कोअलिशन चुनाव के नतीजे आने के बाद बनता है, जब अलग अलग पार्टीज मिलकर मेजॉरिटी का आंकड़ा पाने की कोशिश करती हैं। ऐसे में प्रेसिडेंट का रोल सबसे अहम हो जाता है। वो अपने विवेक यानी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करके सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े गठबंधन के नेता को सरकार बनाने का न्योता देते हैं, लेकिन एक शर्त पर, कि उन्हें एक तय समय के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस पर यानी संसद में अपना बहुमत साबित करना होगा। लोकसभा की बात तो हो गई, पर पार्लियामेंट की पूरी पिक्चर समझने के लिए एक झलक राज्यसभा पर डालना भी जरूरी है, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स या उच्च सदन भी कहते हैं। देखिए, राज्यसभा लोकसभा से बिल्कुल अलग है। यहां आप और हम यानी आम जनता सीधे वोट नहीं करते। इसके सदस्यों को राज्यों के विधायक यानी एमएलएस चुनते हैं। इसमें कुल 245 सदस्य होते हैं, और इनका टर्म 6 साल का होता है। भले ही प्रधानमंत्री लोकसभा की मेजॉरिटी से बनता है, लेकिन देश के लिए कोई भी कानून बनाने में दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी होती है। ओके, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। कंफ्यूज्ड? बिल्कुल मत होइए। चलिए इस पूरे सफर को आपके वोट से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक 30 सेकंड्स में फटाफट रिवाइज करते हैं। रेडी? स्टेप 1, आप अपने एरिया में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एक एमपी को चुनते हैं। स्टेप 2, ये सारे 543 चुने हुए एमपीज मिलकर लोकसभा बनाते हैं,
और जीतने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 272 से ज़्यादा एमपीज की ज़रूरत होती है। एंड फाइनली स्टेप 3, मेजॉरिटी वाला गठबंधन अपने नेता को चुनता है, जिसे भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। सिंपल। ऐसी ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। तो ये था पूरा प्रोसेस शुरू से आखिर तक। उम्मीद है आपको सब कुछ आसानी से समझ आ गया होगा। हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनर कैसा लगा। अगर आप किसी और टॉपिक को समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।